जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप। इंडिया का इंग्लैंड वाला टेस्ट आखिरकार अब इसके नतीजे आ चुके हैं और नतीजे कुछ इस तरह से हैं कि ना हम हारे हैं ना हम जीते हैं, लेकिन भले ही रिजल्ट ऐसा रहा हो, लेकिन इसे हम अपने लिए पॉजिटिव तौर पर मान सकते हैं। कारण हमने 2-2 से सीरीज बराबर की है और एक मुश्किल टीम के सामने, जो कि बेसबॉल खेल के लिए अपने आप को पूरी दुनिया में प्रख्यात है, ऐसी टीम को हमने रोका। और हमारी टीम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी नहीं थे, सभी युवा प्लेयर्स के साथ मिलकर हमने इस तरह से सीरीज में आगे बढ़े और कुल मिलाकर नतीजे हमारे लिए पॉजिटिव तरीके से ये सामने आए। मेरे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए विनायक जी हैं। विनायक जी, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। इसके अलावा हमारे साथ लंदन से सीधा जुड़े हैं दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स एडिटर अभिषेक त्रिपाठी जी। अभिषेक जी, सीधा आपके पास आता हूं। जिस तरह से सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई है, हमने सीरीज से पहले नाम दिया था इंडिया का इंग्लैंड वाला टेस्ट। किस तरह से आप देखते हैं, ये पास टीम इंडिया ने किया है कि नहीं किया ये टेस्ट? मेरी नज़र में तो ये टेस्ट पास हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आप रोहित शर्मा, विराट कोहली के बिना नई टीम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें एक हमें सफलता मिली है। और उसको देखते हुए अगर आप आंकड़ों को देखें, कहा जाता है आंकड़े हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन कभी कभी आंकड़े सच नहीं भी बोलते हैं। अगर इस पूरी सीरीज का अवलोकन करें तो मुझे लगता है कि भारत को यहाँ पे 3-1 से आगे होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, वो कुछ अगर 25 दिन का गेम हुआ है तो 25 दिन में 20 से 21 दिन भारतीय टीम ने बढ़त बना के रखी। लेकिन वो 4-5 दिन के जो 15 सेशन थे, उसमें इंग्लैंड टीम ने इतनी ज्यादा बढ़त बनाई कि हम जो है सीरीज को 2-2 से बराबर पे देख रहे हैं। बिल्कुल, एक तरह से पॉजिटिव इसे माना जा सकता है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादातर दिन हमारा अपर हैंड था, भले ही नतीजे हमारे पक्ष में ना रहे हों, लेकिन इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक बहुत सफल प्रयोग रहा। इस युवा चेहरों से भरी हुई इस टीम ने जो प्रभाव छोड़ा है, वो काफ़ी हद तक टीम को भविष्य के लिए एक मजबूत नींव के तौर पर हमसे देखा जा सकता है। लेकिन अगर पर्सनल प्लेयर्स की बात की जाए सर, किस तरह से आप समझते हैं कि शुभमन गिल की कप्तानी की अगर बात की जाए या फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो आपके हिसाब से जो सबसे अच्छे नंबरों से पास हुए प्लेयर्स, उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, शुभमन गिल ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, उनके सेना कंट्री में उनके रन की बात होती थी, उनका एवरेज बहुत डाउन था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके 700 से ज्यादा रन बनाए, सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड तोड़े, विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़े, तो वो निश्चित तौर पे पास हो गए। कैप्टनसी में उन्हें अभी थोड़ा और सीखना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें हैं जिनपे उन्हें काम करना पड़ेगा, लेकिन इसी कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी घोषित किया गया है। दूसरे प्लेयर है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने बीजीटी में 20 विकेट जरूर लिए थे, लेकिन वहां पे उनका परफॉर्मेंस सेकंड बॉलर की तरह था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे थे। जसप्रीत बुमराह खेल रहे थे, वो आपके मेन बॉलर थे, तो वो वहां पे एक सपोर्टिंग रोल पे थे और मैच जिताऊ परफॉर्मेंस नहीं थे। 20 विकेट थे, लेकिन वो टेलेंडर्स के विकेट थे। यहाँ पे जब उन्होंने 23 विकेट लिए, वो मैच जिताऊ परफॉर्मेंस है। और कल आपने देखा ही होगा जिस तरीके से उन्होंने लास्ट विकेट जब डंडा, तो उसने सारा काम कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज, इन दोनों को मैं बेस्ट रखूंगा। केएल राहुल भी उसमें आएंगे, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा। और रवींद्र जडेजा ने जिस तरीके से बल्ले से 500 से ज्यादा रन बनाए, वो आप एक किसी बॉलर से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लेकिन उन्होंने किया, क्योंकि वो हालांकि उनको बॉलिंग से भी अच्छा करना पड़ेगा। अभी अगर आप ये सोचते हैं कि टीम की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई, तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि आपने भले ये सीरीज 2-2 से बराबर कर ली हो, लेकिन अभी आपको टीम का सही कॉम्बिनेशन नहीं मिला है। बिल्कुल, कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो कई प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मौका मांगा था क्रिकेट से। मैं बात कर रहा हूं करुण नायर की, एक मौका क्रिकेट से मांगा था। उनको किस तरह से आप देखते हैं, क्या भविष्य में उन्हें मौका मिलेगा आगे? भले ही आखिरी मैच में उनकी जो 50 रन की पारी थी, खुद शुभमन गिल ने माना मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो जो 50 रन थे बहुत अहम थे टीम के लिए, और आखिर में वो अंतर साबित भी हुआ। अब अगर करुण नायर के भविष्य की बात की जाए तो आपको लगता है सर कि चयनकर्ता उन्हें आगे भी मौका देंगे?
देखिए, मुझे अभी तो नहीं लग रहा है कि उनको आखिरी मौका मिलेगा, क्योंकि उन्हें इतने टेस्ट खेलने को मिले, उसमें एक बड़ी इनिंग उनको मारनी चाहिए थी। वो सिर्फ 50 रन, एक 50 मार के, और उस पे मुझे नहीं लगता कि करुण नायर को आगे मौका मिलेगा, क्योंकि एज भी उनके साथ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके रास्ते बंद हो गए, लेकिन उनको दोबारा आने के लिए फिर घरेलू क्रिकेट में परफॉर्मेंस करना पड़ेगा और उसके बाद आना पड़ेगा, क्योंकि आप नंबर 3 के लिए पिछले कई समय से परेशान है। बीजीटी में भी ये परेशानी हुई थी, आपने कई प्लेयर को नंबर 3 में प्रयोग किया है, लेकिन वो आपके लिए सफल साबित नहीं हुए। साई सुदर्शन को भी देखा, साई सुदर्शन का भी मुझे लगता है कि यहाँ पे अब आगे जो है भविष्य बहुत अच्छा नहीं है टेस्ट में, क्योंकि उनकी जो टेक्निक में फ्लॉ है, और जो उस फ्लॉ के कारण वो लंबी पारी खेल नहीं सकते। 30 रन, 40 रन, 50 रन, बस इससे बड़ी पारी खेलने के लिए उनको अपनी टेक्निक में सुधारना पड़ेगा। उनकी व्हाइट बॉल की टेक्निक है जो रेड बॉल में नहीं चलती है। बिल्कुल, और ये एक फ्लो जो निकल कर सामने आया वो एक तरह से एक्सपोज हो गया इंग्लिश के गेंदबाजों के सामने, लेकिन केएल राहुल का अनुभव पूरी तरह से काम आया और यह साबित हुआ कि एक ऐसा प्लेयर था जो मुश्किल वक्त में टीम के साथ खड़ा था, और जब जब टीम को जरूरत थी तब तब केएल राहुल के बल्ले से रन निकले हैं। उसको किस तरह से देखते हैं? क्या वो चेतेश्वर पुजारा वाला जो रोल था वो पूरा करते हुए दिख रहे हैं सर? नहीं, केएल राहुल ने अच्छी इनिंग खेली, बस उनको दबाव में थोड़ा, और जब दबाव वाली इनिंग हो, जब परफॉर्मेंस जरूरी मस्ट हो, वहां पे परफॉर्म करने का। और केएल राहुल ने रन ही नहीं बनाया, उन्होंने गौतम गंभीर का और शुभमन गिल का पूरा साथ दिया। एज ए सीनियर प्लेयर जो गौतम गंभीर को जो भी निर्देश देने होते थे वो गिल को और केएल राहुल को भिजवाते थे। जब गिल नहीं होते थे, क्योंकि आपके वाइस कैप्टन ऋषभ पंत भी चोटिल हो गए, तब वो केएल राहुल उस तरीके से टीम को ग्राउंड में मैनेज कर रहे थे। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस टीम के लिए कि यहाँ पे भले ही आप सीनियर हैं, आपको कप्तानी ना मिली हो, लेकिन इसके बावजूद आप एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हो, यही इसको पुरानी टीम से अलग बनाता। बिल्कुल, और कई प्लेयर्स हैं जो लगातार अपनी परफॉर्मेंस से जिन्होंने सभी को प्रभावित भी किया। उनमें से कई प्लेयर्स तो कप्तान के तौर पर जिसको मान सकते हैं, शुभमन गिल एक ऐसा नाम जो बल्लेबाजी से पूरी तरह से प्रभावित किया, लेकिन कप्तानी के तौर पर अभी थोड़ा सा वक्त उन्हें लगेगा, क्योंकि वो सीख रहे हैं चीज़ें, और लगातार तमाम जो जानकार हैं वो भी यही मान रहे हैं कि अभी थोड़ा सा वक्त एज ए कैप्टन उन्हें सीखने के लिए देना चाहिए, और अभी से डिसाइसिव होने की ज़रूरत नहीं है उनकी कप्तानी को लेकर। लेकिन कुछ प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में जिन पर लगातार जिम्मेदारी थी, जिन्होंने डिलीवर किया, अगर हम जडेजा की बात की जाए, सर जडेजा के बारे में अगर खासतौर पर बात करें तो इंडियन कंडीशंस में हमें पता है कि जडेजा का तोड़ नहीं है, क्योंकि गेंदबाजी उनकी सुपर्ब है और जब भी ज़रूरत होती है तो भले से भी हैंडी साबित होते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में पूरे करियर में उनके पास ऐसा मौका नहीं आया कि जब पूरी तरह से टीम पर उन पर निर्भर करती और तब उन्होंने डिलीवर किया हो। लेकिन एक मतलब करियर के आखिरी पड़ाव पर आकर, आखिरी पड़ाव में इसलिए कह रहा हूं सर कि एज जो है करीब करीब 34 के आसपास है, उस हिसाब से देखा जाए तो हालांकि फिटनेस उनकी बढ़िया है, लेकिन ऐसे मौके पर आकर टीम के लिए डिलीवर करना वाकई में बहुत कुछ दिखाता है कि इस प्लेयर में दम है, और अभी विराट और रोहित की तरह उन्हें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, रवींद्र जडेजा ने बैट से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना मेरा ये है कि एज ए बॉलर आपको विकेट लेने पड़ेंगे। अगर आप 20 विकेट नहीं लोगे, अगर आपकी टीम 20 विकेट नहीं लेगी तो आप टूर्नामेंट नहीं जीत पाओगे। आपको रवींद्र जडेजा को खिलाना है, इंडियन कंडीशन में वो बेस्ट है। उन्होंने इंग्लैंड में रन बनाए, वो रन बहुत उपयोगी हैं, आप उसकी वजह से जीते भी हो, नो डाउट। लेकिन अगर यही आपके पास कोई बॉलर होता जो 5 विकेट 6 विकेट लेके मदद करता, तो मुझे लगता वो ज्यादा बेटर होता। आप रवींद्र जडेजा को एज ए बैट्समैन अगर विदेश में खिलाना चाहते हो तो खिलाइए। हालांकि अभी अगले साल सितंबर से पहले शायद मुझे लगता भी नहीं कि विदेश में आपको कोई टेस्ट मैच खेलना है, और रवींद्र जडेजा कितना लंबा खेलेंगे ये देखना है टेस्ट मैच। लेकिन भारत को एक सही कॉम्बिनेशन की तलाश करना पड़ेगा। एज ए बैट्समैन मैं रवींद्र जडेजा को 10 में से 10 मार्क्स दूंगा, लेकिन एज ए बॉलर मैं 10 में से 4 मार्क्स दूंगा। नमस्कार अभिषेक जी, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है टीम कॉम्बिनेशन को लेके, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपने भी कहा और काफ़ी दर्शक भी सोशल मीडिया पे मैं ट्रैक कर रहा था तो उसी पे बात कर रहे थे कि चौथे दिन के खेल के अंत तक, जब तक हम शायद उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थे, तब तक काफ़ी रोष दर्शक दिखा रहे थे, और उनका एक सवाल काफ़ी आ रहा था कि
3 ही बॉलर्स एक तरह से लग रहा है कि इंग्लैंड शायद शॉर्ट नहीं है बॉलर से, भारत शॉर्ट है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में भी 3 बॉलर्स ही हमारे बॉलिंग करते रहे, सेकंड इनिंग में भी पूरा दारोमदार पेसर्स पे ही था। तो और यही चीज हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी देखी कि फॉर सम रीजन भारत टेल को अपनी मजबूत करने के चक्कर में, बैटिंग को मजबूत करने के चक्कर में बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन जल्दी ही ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम शायद ये 5वें दिन मैच न जीते होते तो ये समस्या और उभर के आती। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है, इसलिए हम ज्यादा ताले लगा रहे हैं। तो अगर आपको अपनी बैटिंग पे भरोसा नहीं है, ऊपर वालों पे कि वो हर मैच में चलेंगे, तो आप नीचे बॉलर से कह रहे हैं आप ऐसा बॉलर हमें चाहिए जो बैटिंग कर ले। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है। हमको पुलिस मजबूत करनी पड़ेगी, हमको ऊपर के बैटिंग मजबूत करनी पड़ेगी, उन पर भरोसा लाना पड़ेगा कि वो 6 बैट्समैन है जो काम कर ले। एक ऑलराउंडर चलता है, आप 3-3 ऑलराउंडर के भरोसे नहीं खेल सकते हो। बिल्कुल। और ऑलराउंडर भी अगर आपके पास तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर है तो वो हार्दिक पांड्या स्टाइल का होना चाहिए। लेकिन अगर आप जो शार्दुल ठाकुर, नीतीश कुमार रेड्डी, इनको खिला के मैच नहीं जीता जा सकते। वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को खिलाकर भी आप एज ए बॉलिंग विदेश में मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि वहां पे विकेट मिलना मुश्किल होता है। वाशिंगटन को एक मैच में 4 विकेट मिल गए, लेकिन वो कोइंसिडेंट थे और उस दिन उन्होंने इंग्लैंड ने खराब बल्लेबाजी करी थी। वो स्पिन के लिए जा रहे थे, बॉल वाशिंगटन की घूमती नहीं है, वो सीधी जा रही थी, इसलिए उनको विकेट मिल गया। तो मुझे लगता है कि वो कॉम्बिनेशन, गौतम गंभीर के पास अभी समय है, अभी 2 टेस्ट इंडिया में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने, जहां आपको जीतना आसान होगा। तो मुझे लगता है कि वहां पे उनको अपने सही कॉम्बिनेशन की तलाश करनी चाहिए, वहां पे उनको सही कॉम्बिनेशन ढूंढना चाहिए, सही प्लेयर ढूंढने चाहिए। सर, बुमराह को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। बुमराह ने 5वां टेस्ट नहीं खेला और वर्कलोड मैनेजमेंट का जिक्र हुआ। तो वर्कलोड मैनेजमेंट बाकी प्लेयर्स के लिए भी, और लगातार सोशल मीडिया पर भी बस था इस बात का कि जब सिराज 5 टेस्ट खेल सकते तो बुमराह क्यों नहीं। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में थकान दिख रही थी बुमराह पर जब आप भी थे वहां पे? देखिए बुमराह को लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बुमराह ने 2 मैच नहीं खेले और दोनों भारत जीता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बुमराह के बिना भारतीय टीम जीत रही है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई प्लेयर, मैं सिर्फ इस बात से कहूंगा कि अब सबका शरीर अलग अलग रहता है। बुमराह का शरीर अलग है, सिराज का शरीर अलग है, सिराज की उम्र अलग है, बुमराह की उम्र अलग है, सिराज का खाने पान का तरीका अलग है, बुमराह का अलग है। तो उन दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन बुमराह कितने मैच किस सीरीज में खेलेंगे ये तय करने का अधिकार टीम प्रबंधन को होना चाहिए, फिजियो और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर। बुमराह ये खुद तय ना करें कि वो कितने मैच खेलेंगे, बस मुझे ये आपत्ति है। बिल्कुल सर, इसी से जुड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि खबरें ये भी आई कि बुमराह ने खुद डिसाइड किया कि वो 5वें मैच का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि हम सब जानते हैं कि टीम को ज़रूरत थी। हम चाहते थे कि हर हाल में ये मैच जीतें और उसके लिए हमें अपना नंबर 1 बॉलर चाहिए था। लेकिन खबरें ये आई कि बुमराह ने खुद डिसाइड किया और वो खुद इंडिया चले गए इस मैच को खेले बगैर। तो इसको लेकर क्या टीम मैनेजमेंट नाराज़गी है उनकी तरफ से, कोच गौतम गंभीर की तरफ से, कप्तान शुभमन गिल की तरफ से? नहीं, नाराजगी जैसा तो कुछ नहीं है। लेकिन शुरू में जब चीफ सिलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने बताया था कि बुमराह की फिटनेस ऐसी है कि वो 3 मैच खेलेंगे। फिर जिस तरीके से सीरीज आगे बढ़ी उसमें भी यही बताया गया। तब ऐसा लग रहा था कि टीम प्रबंधन ने डिसाइड किया है कि वो खेलेंगे। लेकिन लास्ट मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सितांशु कोटक आए। उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया बुमराह के बारे में तो उन्होंने कहा कि लास्ट मैच में तो उन्होंने एक ही इनिंग बॉलिंग करी है, तो हम अगले मैच के लिए देख रहे हैं क्या हो सकता है बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो तब भी ये लगा कि हाँ, बुमराह ने 3 मैच खेलने को कहा था या टीम प्रबंधन ने डिसाइड किया था तो 2.5 मैच खेले तो 1 मैच और खेल सकते हैं। लेकिन जब वो नहीं खेले, फिर उसके बाद प्रैक्टिस में भी वो आए थे, एक फर्स्ट डे मैच देखने भी आए, फिर उनको रिलीज कर दिया गया। फिर जब रेयान टेंडुलकर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि बुमराह ने तय किया था कि वो 3 मैच ही खेलेंगे, उन्होंने क्लियर किया। तो मतलब सीरीज में जब आखिरी मैच में ये डिसाइड हो गया कि बुमराह नहीं खेल रहे हैं, उसके बाद जो है टीम प्रबंधन की तरफ से ये डिस्क्लोज किया गया, ये खुलासा किया गया कि बुमराह जो है वो, बुमराह ने खुद तय किया था कि वो 3 मैच खेलेंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि
तब जब जाके जानकारी मिली। और मुझे उसी से दिक्कत है कि ये टीम प्रबंधन तय करे कि बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कितने मैच खेलेंगे। वो उसके लिए आपके पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ की रिपोर्ट आती हैं, हर प्लेयर के पास GPS है, सबको ट्रैक किया जाता है कि उसने कितनी बॉलिंग करी, कोचिंग के दौरान कितनी, बाद में कितनी बॉलिंग करी। तो वो होना चाहिए, ना कि ये जो है प्लेयर खुद तय करे कि वो क्या करेगा। अच्छा सर, ये तो इंडिया के इंग्लैंड के टेस्ट वाली बात हो गई। एक थोड़ा सा इससे हटके मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आगे जो है एशिया कप भारतीय टीम को खेलना है, तो उसको लेकर लगातार भारत में विरोध हो रहा है और लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पाकिस्तान से युद्ध हो सकता है, जब हम पानी रोक सकते हैं उनका, तो उनके साथ क्रिकेट क्यों? इसको लेकर काफ़ी विरोध है। तो ऐसे में टीम की तरफ से कोई अपडेट या फिर BCCI की तरफ से कोई अपडेट, या फिर अभी भी BCCI से ये मान रही है कि पहले सरकार से परमिशन लेंगे और उसके बाद टूर्नामेंट पे फैसला लेंगे, या फिर सब कुछ डिसाइड हो चुका है? सब कुछ डिसाइड हो चुका है। सरकार ने परमिशन दी थी, इसीलिए BCCI ने एशियन क्रिकेट काउंसिल में कहा कि वो खेलेंगे। इसी के बाद जो है वो शेड्यूल सामने आया, सब कुछ डिसाइड हो चुका है और सरकार की तरफ से पूरी परमिशन है। और BCCI की टीम जो है, जो भारतीय टीम है, वो खेलने जाएगी। मेरा मानना यही है कि आप पानी रोकना ये आपका और पाकिस्तान का मुद्दा है, तो आप रोक सकते हो। युद्ध करना आपका और पाकिस्तान का मुद्दा है, आप कर सकते हो। वो आतंकवादी भेजेंगे, हम उनको मारेंगे, हम उनके सैनिकों को मारेंगे, उनको जो भी हम कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए वो करेंगे। लेकिन जो मल्टीनेशनल, जहाँ पे बहुत सारे देश इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे आपको कूटनीतिक फैसले करने पड़ते हैं। अगर आप विश्व कप खेलते हो, आप तो सालों से मुंबई हमले के बाद से आप पाकिस्तान से नहीं खेल रहे हो, पाकिस्तान के प्लेयर आप IPL में नहीं बुलाते हो, पाकिस्तान के कमेंटेटर IPL में नहीं आते हैं, पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से ताल्लुक भी रखता है, तो उसको भी यहाँ पे इमरान ताहिर को खेलने में भी बड़ी मुश्किल हुई थी, तो जबकि उनके पास पासपोर्ट अलग है। तो लेकिन जब बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट होते हैं, जैसे ओलंपिक है, जैसे एशिया कप है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, वर्ल्ड कप है, तो आप उसमें आप मनाही कर ही नहीं सकते हो। और ये तो आपकी मेजबानी में है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में 25 देश हैं, जिसमें से 8 देश इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई होके खेल रहे हैं। तो आप खुद मेजबान हो, आप मना कर दोगे तो फिर वो 8 देश आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो कूटनीतिक फैसलों में अभी आपको ओलंपिक का आयोजन करना है, आप कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स में कुछ कराना चाहते हो। और एक और प्रॉब्लम मुझे है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी वो हैं, उनको सिर्फ क्रिकेट टीम ही क्यों दिखाई देती है। अभी BCCI, अभी भारतीय खेल मंत्रालय ने हॉकी टीम को भारत में आने के लिए अलाउ किया। वो आई या नहीं आई ये अलग मुद्दा है, लेकिन अलाउ किया। तो अभी आप IOC अगर ओलंपिक मिलता है तो पाकिस्तान क्या, उसमें फलस्तीन भी आएगा, इजराइल भी आएगा, सब आएगा, यूक्रेन भी आएगा, रूस जो भी आएगा, तो आपको सबको अलाउ करना पड़ेगा। ये आपका एक इंटरनेशनल चार्टर होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन से। अगर क्रिकेट में है तो ICC का चार्टर होता है, अगर एशिया कप है तो LCC का चार्टर होता है, अगर ओलंपिक है तो IOC का चार्टर होता है। तो आपको उस चार्टर का पालन करना पड़ता है। अगर आपने मान लीजिए इसमें अगर कह दिया कि पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, तो कल जब आप ओलंपिक की बिड लगाएंगे तो पाकिस्तान वहां पे कह सकता है कि ये तो हमको वीजा ही नहीं देंगे, हमको बुलाएंगे नहीं, तो फिर हम इनको क्यों ओलंपिक दिया जाए। तो निश्चित रूप से ये तो फर्क पड़ेगा ही। और इसको लेकर यानी कि अब अपडेट यही है कि भारत सरकार की तरफ से परमिशन के बाद ही BCCI ने तय किया था कि भारत की टीम जो है पाकिस्तान के सामने खेलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। आप समय की कमी है और जिस तरह से जो वक्त आपने बताया तो उसके हिसाब से आपको फ्री कर दिया गया है सर, आप आइए भारत। सर इसके अलावा जो बात करेंगे इस मैच की, जो बात थी इंडिया का इंग्लैंड वाला टेस्ट, उसकी खासतौर पर अगर बात करें तो कई प्लेयर्स थे इसमें जिनकी चर्चा होती रही। प्रसिद्ध कृष्णा की अगर बात करें तो हिट द डेक बॉलर हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने विकेट्स भी निकाले, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं आप? काफ़ी अच्छा सवाल किया आपने नीरज जी। प्रसिद्ध कृष्णा एक ऐसा केस है जिनको आप देखें तो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो इतने उनके ट्रोलर्स मतलब थे, इतने मीम्स बने उनको लेके, उनको रन मशीन का दर्जा दे दिया गया कि विराट के बाद अगर कोई रन मशीन है तो प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि वो 6 कभी-कभी 7 की औसत से रन दे रहे थे, रन पर ओवर की उसमें औसत से टेस्ट में।
लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप देखें, उन्होंने पहले मैच में भी जो भारत डिफेंड नहीं कर पाया था, उसमें भी प्रसिद्ध कृष्णा ने ही विकेट लिए थे, ब्रेक थ्रू दिलाए थे। और आखिरी मैच तो आप देखिए, दोनों पारियों में उन्होंने शानदार विकेट्स लिए हैं। अगर आप प्रसिद्ध कृष्णा को हटा देते तो मोहम्मद सिराज अकेले ये मैच नहीं जिता सकते थे। इनफैक्ट जो क्रूशियल विकेट्स थे, की विकेट्स थे दूसरी पारी में, वो चाहे वो रूट का विकेट हो या और भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के जो विकेट्स थे, वो आपको प्रसिद्ध कृष्णा ने ही दिलाए। थोड़ा बहुत अगर जैसे उनको क्रिटिसिज्म मिली कि काफ़ी शॉट फेंक रहे थे और कैच कराने के जो उनकी प्लानिंग थी उसके चलते काफ़ी रन्स लीक कर रहे थे। मेरा ये मानना है कोई भी बॉलर अपने आप वो लाइन ऑन लेंथ नहीं फेंक सकता। उन्हें जाहिर सी बात है, टीम ने ये डिसाइड किया होगा, एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी किस बैट्समैन को कैसे आउट करना है और किस बॉलर को कहाँ बॉलिंग करनी है, तो उन्होंने टीम की स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही बॉलिंग करी। और मेरा ये मानना है कि बुमराह, सिराज और उसके बाद अगर तीसरे सीमर की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा उस रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं। लंबे कद के बॉलर हैं, अच्छा पेस निकालते हैं, चौथे पांचवें दिन भी 140 की स्पीड में बॉल फेंक रहे थे। एंड प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो इस तरह के बॉलर हैं जिन पे भविष्य में बिल्कुल रिलाई किया जा सकता है। बिल्कुल विनायक, रिलाई तो किया ही जा सकता है और उन्होंने साबित भी किया इंग्लैंड में कि किस तरह से टीम अगर भरोसा जताएगी तो ये बॉलर आगे चलकर टीम के लिए एक बहुत बड़ा एसेट भी साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनायक हमसे जुड़ने के लिए। तो इंडिया का इंग्लैंड वाला टेस्ट भले ही टीम इंडिया ने पास कर लिया हो, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं है, क्योंकि उसके आगे भी बहुत सारी सीरीज हैं। एशिया कप पर भी नजर रहेगी, क्योंकि वहां पाकिस्तान के साथ मुकाबला होना है और श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें और अफगानिस्तान की टीमें भी अब कमजोर नहीं है। तो ऐसे में एक रोचक सीरीज हमारे सामने आप के लिए सारी कवरेज हम एशिया कप की भी लेकर आएंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।